हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया का खाकी सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 12 नंबर टेस्ट तक डिस्कस कर लिया है। जाकर के आप लोग डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिया होगा, जाकर 12 टेस्ट जो है पहले का वो देख सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है कि ओजोन परत छेद से तात्पर्य है। तो ओजोन परत छेद से तात्पर्य जो हो जाएगा, यह हो जाएगा समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन छिद्र जो होता है तकनीकी रूप से ऐसा छिद्र नहीं है जहां कोई ओजोन मौजूद नहीं है, बल्कि वास्तव में अंटार्कटिका के ऊपर समताप मंडल में असाधारण रूप से कम हो चुके ओजोन का एक क्षेत्र है जो दक्षिणी गोलार्ध के जो बसंत की शुरुआत में होता है। और ओजोन परत के एक क्षेत्र में ओजोन की गंभीर कमी विशेष रूप से अंटार्कटिका और आर्कटिक के ऊपर है। साथ ही याद रखेंगे कि ओजोन परत की क्षति का प्रमुख कारण जो है यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, यानी CFC जो होता है यह ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण होता है। और पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत अवशोषित करता है, जिससे हमें बचाता है। ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाया जाता है। और साथ ही याद रखेंगे कि जो ओजोन होता है यह 3 ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बनाता है, इसे हम लोग O3 बोलते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की थी। तो पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा जो है सबसे पहले चार्ल्स एल्टन के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी पिरामिड जो है 1927 में, ईयर भी याद रखेंगे कि 1927 में जो है सबसे पहले चार्ल्स एल्टन ने प्रतिपादित किया था। और पारिस्थितिकीय पिरामिड को खाद्य पिरामिड, ट्रॉपिक पिरामिड या इसको ऊर्जा पिरामिड के नाम से भी जानते हैं। पिरामिड जो होता है सबसे निचले हिस्से आमतौर पर सबसे बाहरी हिस्सा जो होता है बड़ा होता है और सबसे निचला हिस्सा जो होता है छोटा होता है। और इसके बाद के स्तर पर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता और खाद्य श्रृंखला के सबसे ऊपरी हिस्से पर तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड जो होता है 3 प्रकार का होता है। एक होता है जीव संख्या के आधार पर बनता है, एक जीव भार के पिरामिड होता है और एक होता है ऊर्जा का पिरामिड। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है। तो म्यांमार के साथ जो है भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि 4 राज्यों के नाम याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इन 4 राज्यों की सीमा जो है म्यांमार के साथ लगती है। और म्यांमार जो है भारत के साथ लगभग 1643 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करता है। याद रखेंगे कि म्यांमार जो है भारत के साथ 1643 किलोमीटर लंबी सीमा जो है साझा करता है। और 4 राज्य हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा ल्हासा को लद्दाख से जोड़ती है। तो ल्हासा को लद्दाख से जोड़ती है, इसका नाम है लानकला दर्रा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो कि लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र जो है उसमें हिमालय, ट्रांस हिमालय में स्थित है और यह चीन अधिकृत अक्षाई चीन के हिस्सा में आता है। साथ ही याद रखेंगे जो बुर्जिल दर्रा है, तो बुर्जिल दर्रा जो है यह दर्रा प्राचीन काल से ही श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। याद रखेंगे कि श्रीनगर से गिलगित को बुर्जिल दर्रा जोड़ता है। उसके बाद है एक बाबूसर दर्रा। तो बाबूसर दर्रा जो है यह दर्रा पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा को गिलगिट बाल्टिस्तान से जोड़ता है। उसके बाद है एक खैबर दर्रा। तो जो खैबर दर्रा है यह पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित यह दर्रा काबुल को पेशावर घाटी से जोड़ता है। याद रखेंगे खैबर दर्रा जो है यह काबुल को पेशावर घाटी से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है। पहले झील का नाम दिया हुआ है और फिर उसके बाद झीलों का प्रकार दिया हुआ है। तो सबसे पहले है भीमताल झील। तो भीमताल झील जो है यह विवर्तनिकी झील है, इसका मिलान जो हो जाएगा सबसे पहले 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद है अष्टमुदी झील। तो जो अष्टमुदी झील है यह लैगून झील है, इसका मिलान 1 हो जाएगा। उसके बाद है गोहना ताल झील। तो गोहना ताल जो झील है यह भूस्खलन से निर्मित झील हो जाएगा, तो इसका मिलान 2 हो जाएगा। उसके बाद है लोनार झील। तो जो लोनार झील है यह होता है क्रेटर झील, इसका मिलान जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो विवर्तनिकी झील होता है, टेक्टोनिक झील, विवर्तनिकी झील जो होता है इसका निर्माण धरातल के उठने या धंसने से होता है। अर्थात विवर्तनिकी जो गतिविधि होती है उसके कारण विवर्तनिकी झील का निर्माण होता है।
उसके बाद साथ ही याद रखेंगे जो लैगून झील होता है, तो लैगून झील इन्हें अनूप झीलें भी कहा जाता है। जब समुद्र का जो पानी होता है कुछ भाग बालू, चट्टान अथवा प्रवाल भित्ति के द्वारा मुख्य जल से अलग हो जाता है, तब अनूप झील यानी लैगून झीलों का निर्माण होता है। और एक होता है भूस्खलन द्वारा निर्मित झीलें। जो भूस्खलन द्वारा निर्मित झीलें होती हैं, इसके द्वारा चट्टानों के अपक्षयन एवं जमाव से नदी के मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और अस्थायी झीलों का निर्माण होता है, जिसे भूस्खलन झील बोला जाता है। और एक होता है ज्वालामुखी निर्मित झीलें या क्रेटर से निर्मित झीलें। तो यह जो झीलें हैं, क्रेटर झीलों का निर्माण जो है ज्वालामुखी पर्वत के शीर्ष पर धंसी हुई आकृति यानी क्रेटर में जल भराव से होता है। इतने बातों को आप लोग याद रखिएगा। तो हमारा जो मिलान हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गोदावरी नदी के संदर्भ में गलत है? तो ऑप्शन देखते हैं। गोदावरी का उद्गम जो है नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर के पश्चिमी घाट से होता है, जो कि सही दिया हुआ है। उसके बाद है इस नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ मंजीरा है, प्राणहिता है, इंद्रावती है और सबरी है। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि गोदावरी की जो सहायक नदी है उसमें मंजीरा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, प्राणहिता वर्धा, पेनगंगा और वेनगंगा के संगम से बनती है। प्राणहिता जो है यह वर्धा, पेनगंगा और वेनगंगा के संगम से बनती है। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, यह केवल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों से होते हुए प्रवाहित होती है। तो यह गलत स्टेटमेंट है। ऑप्शन जो हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों में प्रवाहित होती है। याद रखेंगे कि महाराष्ट्र, उसके बाद तेलंगाना भी शामिल रहेगा, तेलंगाना के साथ आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों से होकर के जो गोदावरी बहती है, इसलिए ऑप्शन जो डी गलत दिया हुआ है, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसमें मिलान करना है। तो सबसे पहले जो है लाल मिट्टी, लाल मिट्टी का जो विस्तार है लगभग 18.5% क्षेत्र पर है, तो इसका मिलान 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद है जलोढ़ मिट्टी, जिसका विस्तार जो है यह 43% भूभाग पर है, तो इसका मिलान 3 हो जाएगा। अगला है काली मिट्टी, काली मिट्टी का जो विस्तार है यह 15% क्षेत्र पर है और मरुस्थलीय मिट्टी का जो विस्तार है यह लगभग 4% क्षेत्र पर है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा सबसे पहले तो 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। 1 3 4 2, 1 3 4 2, ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो जलोढ़ मिट्टी है यह भारत के विशाल मैदानों, नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी की घाटियों एवं केरल के तटवर्ती भागों में लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक विस्तृत है। और काली मिट्टी का जो विस्तार है यह 5 लाख वर्ग किलोमीटर, मतलब मुख्य रूप से यह जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु में है। और लाल मिट्टियों का जो विस्तार है यह कर्नाटका, उड़ीसा और पूर्वी मध्य क्षेत्र में और उसके बाद महाराष्ट्र में विस्तृत है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, बांस आदि प्रजातियों के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो चंदन, आंवला, महुआ, सागौन और बांस आदि प्रजातियों के जो वन हैं यह पाए जाते हैं आर्द्र पर्णपाती वन में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे सागौन जो है आर्द्र पर्णपाती वनों का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष है। बांस, चंदन, महुआ, आंवला, कुसुम, अर्जुन, सहतूत, यह सभी जो है वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुउद्देशीय अंतरजातीय सिंचाई परियोजना पोलावरम परियोजना किस नदी पर है? तो जो पोलावरम परियोजना है यह गोदावरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि यह गोदावरी नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थापित की जा रही है और यह परियोजना उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मध्य विवादित भी है। इन सभी बातों को आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, जो जेट प्रवाह है, जेट प्रवाह जो एक ऊपरी स्तर की क्षोभ मंडलीय तरंग है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है यानी गलत दिया हुआ है? ऑप्शन है, यह उच्च वेग वाली वायु की एक संकीर्ण बैंड है जो कि सही है। अगला है, यह 8 किलोमीटर से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्षोभ मंडल की सीमा के निकट तरंग पथ का अनुसरण करता है, यह भी सही है। यह जेट प्रवाह के बारे में सत्य कथन है। उसके बाद है, लंबी दूरियों पर जेट प्रवाहों में एक विशेष प्रकार की
निरंतरता होती है, जो कि सही है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, ग्रीष्मकाल में ध्रुवीय वाताग्र जेट अपना अधिकतम बल प्राप्त कर लेता है, जो कि गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित है। तो सही पूछा गया है ध्रुवीय पवन और पछुआ पवनें। तो ध्रुवीय पवन और पछुआ पवनें जो है एवं व्यापारिक पवनें या प्रचलित या भूमंडलीय पवनें हैं, जो कि मिलान में गलत दिया हुआ है। अगला है स्थल समीर। तो स्थल समीर जो है यह सामयिक पवनें हैं, यह सही दिया हुआ है। बाकी जो है फौन तथा चिनुक, तो फौन तथा चिनुक जो है यह स्थानीय पवन है। याद रखेंगे यह अस्थायी नहीं, यह स्थानीय पवन है। तो हमारा मिलान जो हो जाएगा सिर्फ ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा पर लवणता की मात्रा सर्वाधिक होती है, इसका सर्वप्रमुख कारण क्या है। तो कर्क रेखा तथा मकर रेखा पर लवणता जो होती है सर्वाधिक होती है, और इसका मुख्य कारण हो जाएगा वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण की मात्रा का अधिक होना। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा तथा मकर रेखा पर लवणता की जो मात्रा होती है अधिक होने का कारण मुख्य रूप से यही होता है कि वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण की जो मात्रा होती है अधिक होती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो जो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है यह हंगुल या कश्मीरी स्टैग से संबंधित है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले तो जानेंगे तो दाची गांव है, दाची गांव का मतलब होता है 10 गांव। याद रखेंगे कि दाची गांव का मतलब 10 गांव होता है। साथ ही याद रखेंगे दाची गांव केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। याद रखेंगे कि श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूरी पर यह स्थित है। और दाची गांव को राष्ट्रीय उद्यान का जब दर्जा दिया गया था, यह था 4 फरवरी 1981 को दाची गांव को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और यह उद्यान जो है हंगुल तथा कश्मीरी हिरण के घर के तौर पर जाना जाता है। साथ ही याद रखेंगे कुछ राष्ट्रीय उद्यान है उसको आप लोग याद रखिएगा, जैसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान में है, वैसे ही रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह राजस्थान में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो हो जाएगा केरल में हो जाएगा। उसके बाद है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। एक है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो लद्दाख में है, पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है, एक है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो कि उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो कि केरल में है, और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिम बंगाल में है। तो इन सभी राष्ट्रीय उद्यानों को आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। पहले सूची में खनिज एस का क्षेत्र दिया हुआ है और दूसरी सूची में जो है राज्य दिया हुआ है। तो पहले दिया हुआ है मलंज खंड। तो मलंज खंड जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। याद रखेंगे मलंज खंड जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद है कोलार। तो कोलार गोल्ड फील्ड आप जानते हैं KGF, यह जो है कर्नाटका में स्थित है। अगला है खेतड़ी। तो खेतड़ी राजस्थान में स्थित है, इसका मिलान 4 हो जाएगा। उसके बाद है पलानी। तो पलानी जो है यह मध्य प्रदेश में पलानी तमिलनाडु में स्थित है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा इसका मिलान ए हो जाएगा। याद रखेंगे मलंज खंड मध्य प्रदेश में है, कोलार गोल्ड फील्ड KGF वाला कोलार कर्नाटक में है, खेतड़ी राजस्थान में है और पलानी जो है तमिलनाडु में है। तो हमारा मिलान जो हो जाएगा यह 2 3 4 1 हो जाएगा। 2 3 4 1 हमारा मिलान हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं 2 3 4 1, ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल जो है प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। तो यह हो जाएगा भीमबेटका। याद रखेंगे कि भीमबेटका जो है पूरा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो भीमबेटका है यह वर्तमान में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, और यहाँ से प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के कुछ सुंदर उदाहरण मिलते हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 16 है, हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों में विभक्त थे, परंतु इनमें से एक नगर 3 भागों में बटा था। वह नगर निम्नलिखित में से कौन सा था। तो यह हो जाएगा धौलावीरा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। धौलावीरा जो है भारतीय उपमहाद्वीप का चौथा विशालतम और भारत का सबसे विशाल हड़प्पा कालीन नगर है, जहां हड़प्पा सभ्यता के अन्य 2 नगरों
2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। याद रखेंगे कि बाकी शहर जो है 2 भागों में बटे हुए थे, लेकिन धौलावीरा जो है इसे 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर एक हिस्से के चारों ओर जो है पत्थर की ऊंची दीवार बनाई गई थी और इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार भी थे। और साथ ही याद रखेंगे कि यहाँ पर सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए एक खुला मैदान भी था और यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है और इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी से जड़ा गया था। और साथ ही याद रखेंगे कि धौलावीरा जो है यह उन्नत ड्रेनेज सिस्टम के लिए प्रचलित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में समझाया है कि, तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में समझाया है कि एक अच्छे शासन का संगठन किस प्रकार किया जाए। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो कौटिल्य है, तो कौटिल्य जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। साथ ही याद रखेंगे कि इसने अर्थशास्त्र में राजनीति के बारे में बताया है। ऑप्शन इसका ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखेंगे कि मेगास्थनीज जो है मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है हमें अर्थशास्त्र से, और मेगास्थनीज जो है मेगास्थनीज द्वारा यूनानी भाषा में लिखा हुआ विवरण जो है इंडिका का वर्णन जो है हमें मौर्य काल से ही मिलता है। साथ ही याद रखेंगे कि मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और उसने चंद्रगुप्त के शासनकाल के कुछ समय भारत में बिताया था। और मेगास्थनीज का जो वृत्तांत है, जिसका दुर्भाग्यवश कुछ ही अंश बचा हुआ है, उसका आंखों देखा वर्णन है। और साथ ही याद रखेंगे कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा था। याद रखेंगे कि मेगास्थनीज के द्वारा भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा गया था, जिसमें शामिल थे दार्शनिक, किसान, अहिर, कारीगर या शिल्पी, उसके बाद सैनिक, निरीक्षक और सभासद। और इनमें सबसे अधिक संख्या जो थी किसानों की थी। याद रखेंगे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है, तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के द्वारा किया गया था। तो तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण किया गया था, यह किया गया था राजराज प्रथम के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि तमिलनाडु के पूर्वी तट पर कावेरी नदी के उपजाऊ डेल्टा क्षेत्र के तंजावुर नामक जो शहर है, वहाँ पर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। और यह मंदिर जो है भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण भी है। साथ ही हमें कुछ मंदिर और उसके निर्माणकर्ता के नाम याद रखने हैं। जैसे बृहदेश्वर मंदिर का तो राजराज प्रथम चोल हो जाएगा। वैसे ही याद रखेंगे कोणार्क जो मंदिर है, कोणार्क मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था, यह नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। नरसिंहदेव प्रथम जो थे गंगवंश के थे। उसके बाद महाबलेश्वर मंदिर जो है, याद रखेंगे कि महाबलेश्वर जो मंदिर है, महाबलेश्वर मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था, यह किया गया था चंदाराव मौर्य के द्वारा। याद रखेंगे कि चंदाराव मौर्य के द्वारा जो है महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और चंदाराव मौर्य जो है मौर्य वंश से बिलोंग करते थे। वैसे ही है कैलाशनाथ मंदिर। कैलाशनाथ मंदिर जो कि कांचीपुरम है। एक है कैलाश मंदिर, वो एलोरा में है। अब दोनों अलग अलग है। कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम का जो है, यह नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और कैलाश मंदिर जो एलोरा का है, इसका निर्माण कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था, जो कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट वंश का था। साथ ही याद रखेंगे कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है, इसका निर्माण बिमल शाह और तेजपाल के द्वारा किया गया था। और महाबोधि मंदिर जो है, इसका निर्माण सम्राट अशोक ने किया था। वैसे ही एक सूर्य या तट टेम्पल, सूर्य टेम्पल जो है, इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। और साथ ही याद रखेंगे एक है कामाख्या मंदिर। तो याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है कि कामाख्या मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था, यह करवाया गया था राजा नंद नारायण के द्वारा। याद रखेंगे राजा नंद नारायण के द्वारा कामाख्या मंदिर का निर्माण करवाया गया था। एक लास्ट क्वेश्चन और भी याद रखेंगे कि एलोरा का जो है कैलाश गुफा मंदिर, एलोरा का कैलाश गुफा मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था, यह कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। याद रखेंगे कि कृष्ण प्रथम के द्वारा जो है एलोरा के कैलाश गुफा मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है, मुगल काल में जब्ती शब्द किस ओर इंगित करता है। तो मुगल काल में जब्ती शब्द जो है राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को इंगित करता है। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता। ये हो जाएगा मोहम्मद गोरी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो मोहम्मद गोरी है अफगानिस्तान के एक छोटे से राज्य का शासक था और 12वीं शताब्दी के अंत में इसने भारत पर कई आक्रमण किए थे। और उसकी इच्छा केवल लूटमार करने की ही नहीं, बल्कि वह उत्तर भारत को जीतकर अपने राज्य में मिला लेना चाहता था।
साथ ही याद रखेंगे कि उसका भारत पर सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय के समय में हुआ था। और 1192 ईस्वी में, याद रखेंगे डेट को, कि 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन की दूसरी लड़ाई में पराजित किया था और इससे दिल्ली और अजमेर का क्षेत्र जो है मोहम्मद गोरी के अधिकार क्षेत्र में चला गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि पांडिचेरी में निम्नलिखित में से किस यूरोपीय कंपनी का अधिकार था। याद रखेंगे कि पांडिचेरी में जो है फ्रांसीसी यूरोपीय कंपनी का अधिकार था, फ्रांसीसियों का अधिकार था पांडिचेरी में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डेट याद रखेंगे कि 1664 ईस्वी में फ्रांस के लोगों ने भी भारत के साथ व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनाई थी और मद्रास के दक्षिण में फ्रांसीसी एक स्थान पर बस गए जो पांडिचेरी कहलाया। और यह लगभग वही स्थान है जो ईसा की पहली शताब्दी में प्राचीन रोमन व्यापार का केंद्र अरिकमेडू था। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 22 है, पोलीगर कौन थे। तो पोलीगर जो थे यह दक्षिण भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले जमींदार थे। याद रखेंगे, पोलीगर जो थे दक्षिण भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले जमींदार थे। ऑप्शन जो हमारा ए हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 1795 ईस्वी में, याद रखेंगे कि 1795 से लेकर के 1805 ईस्वी, याद रखेंगे डेट को, 1795 से लेकर के 1805 तक दक्षिण भारत में अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त विद्रोह हुआ था और कुछ इतिहासकारों ने इसे भारत की स्वाधीनता का पहला युद्ध कहा था। और इस विद्रोह का नेतृत्व जो है जमींदारों के द्वारा किया गया था जो कि पोलीगर थे। और इसके प्रमुख नेता वीर पांड्या, कोटबोम्मन और पायचे राजा था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहले यात्री के नाम दिया हुआ है, फिर देश का नाम दिया हुआ है, फिर लिखा हुआ है नीचे उपयुक्त युग्मों में कौन सा जो है सही सुमेलित है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो नूनी जो हो जाएगा फारसी, यह गलत हो जाएगा। उसके बाद अब्दुल रजाक पुर्तगाली, यह भी गलत हो जाएगा। निकोलो कांटी जो था यह इटली का था, इतालवी, यह सही दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, केवल जो 3 हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली लेखक नूनीज ने विजयनगर की यात्रा की थी। याद रखेंगे, जो नूनीज था इसने विजयनगर का यात्रा किया था और यह पुर्तगाली शासक था, ना कि फारसी। तो इसका मिलान हम लोग याद रखेंगे, यह पुर्तगाली शासक था। उसके बाद अब्दुल रजाक जो था यह द्वितीय, जो देवराय द्वितीय थे उनके दरबार में आया था अब्दुल रजाक। याद रखेंगे कि अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर का यात्रा किया था। उसके बाद इटली का था इतालवी का यात्री निकोलो कांटी, यह 15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यानी 1420 ईस्वी के आसपास में विजयनगर आया हुआ था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की गई। इस संगठन की स्थापना किस घटनाक्रम से संबंधित है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रस्ताव से। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार के भारत मंत्री जो थे मॉन्टेग्यू तथा वायसराय उस टाइम थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इन्होंने 1918 में संविधान सुधार की योजना सामने रखी, जिसके आधार पर 1919 ईस्वी में भारत सरकार कानून बनाया गया और अगस्त 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो बम्बई अधिवेशन हुआ था उसमें एक विशेष सत्र बुलाया गया ताकि सुधारों के प्रस्ताव पर विचार किया जा सके। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के कुछ वयोवृद्ध नेता सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करने के पक्ष में थे और उन्होंने कांग्रेस छोड़ करके इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 25 है, किन संगठनों या व्यक्तियों के द्वारा 1928 में पेश नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया गया था। तो नेहरू रिपोर्ट का जो विरोध किया गया था यह किया गया था हिंदू महासभा के द्वारा, उसके बाद मुस्लिम लीग के द्वारा और उग्र राष्ट्रवादियों के द्वारा, यानी सभी के द्वारा जो है नेहरू रिपोर्ट का 1928 में जो पेश किया गया था उसका विरोध किया गया था। साथ ही याद रखेंगे कि दुर्भाग्य से कलकत्ता में 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया गया और मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और उग्र राष्ट्रवादियों द्वारा इसका विरोध भी किया गया था। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 26 है, 1935 के भारत सरकार कानून के अंतर्गत फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी। तो कांग्रेस के द्वारा जो है 9 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई गई थी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि 1935 में
नए कानून का कड़ा विरोध करने के बावजूद कांग्रेस ने इसके अंतर्गत होने वाले चुनाव में भाग लेने का निर्णय लिया। हालांकि गांधी जी ने एक भी चुनाव सभा को संबोधित नहीं किया था और फरवरी 1937 में हुए चुनाव में कांग्रेस ने अधिकांश प्रांतों में भारी जीत हासिल की थी और 11 में से 7 प्रांतों में जुलाई 1937 में कांग्रेसी मंत्रिमंडल बने और बाद में कांग्रेस ने 2 प्रांतों में साझी सरकार भी बनाई। इस तरह कांग्रेस ने टोटल 9 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी, जिसमें से उसे 7 प्रांतों में पूर्ण बहुमत था और 2 जो थे वह साझी सरकार थी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां जो है को फांसी किस षड्यंत्र केस के तहत दी गई थी? तो यह दी गई थी काकोरी षड्यंत्र केस। काकोरी षड्यंत्र केस ऑप्शन डी है हमारा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि अगस्त 1925 में क्रांतिकारी आतंकवादियों ने लखनऊ के पास काकोरी गांव में चलती ट्रेन से सरकारी खजाने को लूट लिया और काकोरी षड्यंत्र केस में 17 लोगों को सजा सुनाई गई, जिनमें 4 को आजीवन कारावास का दंड मिला था तथा राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां समेत 4 लोगों को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह समर्थक आंदोलन में शामिल सामाजिक सुधारक थे। तो इसमें शामिल सामाजिक सुधारक जो थे यह थे डी.के. कर्वे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और वीर सलिंगम पंतुलू। 1, 2, 3 हो जाएंगे, ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि विधवा पुनर्विवाह आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे और उन्होंने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा महादेव गोविंद रनाडे, डी.के. कर्वे और वीर सिंगलम पंतुलू जैसे समाज सुधारकों ने भी इस आंदोलन में योगदान दिया था। और साथ ही याद रखेंगे कि जो आत्माराम पांडुरंग है, तो आत्माराम पांडुरंग शास्त्री यह प्रार्थना समाज के संस्थापक सदस्यों में थे, एक थे। याद रखेंगे कि प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग उसमें शामिल थे। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? तो हाल ही में इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की जो अध्यक्षता संभाली गई है यह संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा संभाली गई है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे इसका जो स्थापना किया गया था 7 सितंबर, डेट को याद रखेंगे कि 7 सितंबर 1923 को ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग के रूप में इंटरपोल का स्थापना किया गया था और 7 सितंबर को पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाता है। और साथ ही याद रखेंगे कि इंटरपोल का जो मुख्यालय है यह लियोन, फ्रांस में है। इंटरपोल के जो वर्तमान गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष हैं यह लेफ्टिनेंट कर्नल दामा हुमैद अल मरजौकी हैं। यह यूएई के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के महानिदेशक भी हैं। साथ ही याद रखेंगे कि इंटरपोल की तर्ज पर ही हाल ही में गृह मंत्रालय ने भारत पोल नामक पोर्टल लॉन्च किया है। और साथ ही याद रखेंगे कि संयुक्त अरब अमीरात जो है इसकी राजधानी हो जाएगी अबू धाबी। याद रखेंगे कि इसकी जो राजधानी हो जाएगी अबू धाबी हो जाएगी और इसका मुद्रा जो हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात का यह हो जाएगा दिरहम। याद रखेंगे इसका मुद्रा जो हो जाएगा दिरहम हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में 23वें विधि आयोग का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है यह दिनेश माहेश्वरी को किया गया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा और इनका जो कार्यकाल हो जाएगा यह 3 वर्षों का होगा। साथ ही याद रखेंगे कि आज़ाद भारत के पहले विधि आयोग के जो अध्यक्ष बने थे यह थे एम.सी. सीतलवाड़ और पहले विधि आयोग का जो गठन किया गया था 1955 में किया गया था। साथ ही याद रखेंगे कि 16वें महान्यायवादी जो हैं यह है आर वेंकटरमनी। वैसे जो ज्ञानेश कुमार हैं यह 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। उसके बाद 15वें हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग हैं, इनका नाम है संजय मूर्ति। और उसके बाद 28वां महालेखा नियंत्रक सीजीए हैं, इनका नाम है एस.एस. दुबे। याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 है, एक्यूवेरिन युद्धाभ्यास 2025 भारत ने किस देश के साथ किया है? तो एक्यूवेरिन 2025 जो भारत ने मालदीव के साथ किया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा और इसका जो आयोजन है यह 2 से 15 फरवरी के बीच हुआ था और यह 13वां संस्करण था। याद रखेंगे यह 2025 में 13वां संस्करण था और यह दोनों देशों के थल सेना के बीच का युद्धाभ्यास है। साथ ही याद रखेंगे यह युद्धाभ्यास जो है मालदीव में संपन्न हुआ है। साथ ही हमें कुछ युद्ध अभ्यास के नाम याद रखने हैं कि किन किन देशों के बीच में होता है। जैसे जो खंजर अभ्यास होता है यह भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। वरुण अभ्यास जो है
भारत और फ्रांस के नौसेना के बीच में होता है। सी ड्रैगन जो है, सी ड्रैगन अभ्यास बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास है। उसके बाद सूर्य किरण जो है भारत और नेपाल के साथ होता है। स्लिनेक्स जो होता है ये भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। वैसे ही एक होता है सिनबैक्स, सिनबैक्स जो होता है भारत और कंबोडिया के बीच में होता है। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो विश्व आर्थिक मंच का जो 55वां वार्षिक बैठक हुआ है इसका आयोजन किया गया है दावोस में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दावोस जो है यह स्विट्जरलैंड में है और इसका थीम जो था विश्व आर्थिक मंच का, इसका थीम था बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। साथ ही याद रखेंगे कि COP29 जो है, COP29 का जो बैठक है यह किया गया बाकू अजरबैजान में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार सबसे अधिक गरीब किस देश में रहते हैं? तो सबसे अधिक गरीब जो है यह रहते हैं भारत में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत में करीब 23.4 करोड़ जो लोग हैं यह गरीब हैं। विश्व भर में लगभग 1.1 बिलियन लोग जो हैं बहुआयामी गरीबी में जी रहे हैं और गरीबी आबादी में आधे से अधिक जो लोग हैं 584 मिलियन बच्चे हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं। नेक्स्ट है 19वीं वेल्थ रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 19वीं वेल्थ रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान जो है यह चौथा है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसको जो जारी किया जाता है यह नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी किया जाता है। याद रखेंगे यह रिपोर्ट जो है नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें टॉप पे जो रहा है यह रहा है अमेरिका। नेक्स्ट है, हाँ साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आया है 2025 का। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है 2025, इसमें जो भारत का स्थान है, इसमें भारत का स्थान 118वां है। और साथ ही याद रखेंगे कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान 96वां है। उसके बाद हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2025, तो हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान जो है 85वें नंबर पे है। और साथ ही याद रखेंगे कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 10वां है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स, याद रखेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है GHI, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान जो है 105वां है। वहीं वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 116वां है। और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 176वां है। याद रखेंगे पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 176वां है। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार खरीफ खाद्यान्न का उत्पादन वित्त वर्ष 2024 में पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिक रहने की उम्मीद है? तो यह लगभग उम्मीद है 89.37 LMT। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 36, सुभद्रा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो सुभद्रा योजना का संबंध जो है यह ओडिशा से है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसका उद्देश्य जो है 21 से 60 वर्ष की आयु के विवाहित महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। साथ ही हमें कुछ योजना का नाम याद रखना है, जैसे लड़का भाऊ योजना। तो जो लड़का भाऊ योजना जो है यह महाराष्ट्र सरकार का है। वैसे ही सुभद्रा योजना जो है उड़ीसा सरकार का है। उसके बाद हमारा संविधान हमारा सम्मान, हमारा संविधान हमारा सम्मान जो है यह न्याय विभाग के द्वारा चलाया गया है। उसके बाद है बंगलार बारी आवास योजना जो कि पश्चिम बंगाल का है। और मध्य प्रदेश का एक है मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना। याद रखेंगे कि मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना मध्य प्रदेश का है। विकसित गांव योजना उड़ीसा सरकार का है। महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार का है। एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना उत्तराखंड का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 37, T20 वर्ल्ड कप 2024 का उप विजेता देश कौन है? तो T20 वर्ल्ड कप 2024 का उप विजेता देश हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि T20 वर्ल्ड कप 2024 जो है इसका आयोजन किया गया था 1 से लेकर के 29 जून के बीच में। 2024 में जो है 1 से लेकर के 29 जून के बीच में किया गया था T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन। और मेजबान देश जो इसमें रहा था यह रहा था अमेरिका और वेस्ट इंडीज।
वेस्ट इंडीज रहा था। और साथ ही याद रखेंगे यह 9वां संस्करण था, यह इसका 9वां संस्करण था और इसमें टोटल 20 टीमों ने भाग लिया था। और विजेता जो रहा था इसमें भारत जो है इसमें विजेता रहा था और उप विजेता जो है यह दक्षिण अफ्रीका रहा था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो मिला था यह मिला था जसप्रीत बुमराह को। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है एड फाइंड्स अ होम पुस्तक का संबंध किससे है। एड फाइंड्स अ होम पुस्तक का संबंध किससे है, तो इसका संबंध जो है आलिया भट्ट से है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 39 नंबर क्वेश्चन है विश्व रंगमंच दिवस 2025 का थीम क्या है। तो विश्व रंगमंच दिवस 2025 का थीम हो जाएगा रंगमंच और शांति की स्वीकृति। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि विश्व टीबी दिवस यह 24 मार्च को मनाया जाता है। याद रखेंगे कि विश्व टीबी दिवस जो है यह 24 मार्च को मनाया जाता है और इसका जो थीम था हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। साथ ही याद रखेंगे एक मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है यह 21 मार्च को मनाया जाता है। याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है और इसका जो थीम था वन और भोजन था। और साथ ही याद रखेंगे कि 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है और इसका जो थीम था यूनाइटेड बाई यूनिक। और एक है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है और इसका जो थीम था यह था वोट जैसा कुछ नहीं वोट जरूर डालेंगे हम। एक और याद रखिएगा एक होता है विश्व बाल दिवस। तो विश्व बाल दिवस जो है यह मनाया जाता है 20 नवंबर को। याद रखेंगे कि विश्व बाल दिवस जो है 20 नवंबर को मनाया जाता है और इसका जो थीम था यह था भविष्य की सुनो। याद रखेंगे कि विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है और इसका थीम था भविष्य की सुनो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 40 नीचे दिए गए जोड़ों में 2024-25 के भारत के प्रमुख रामसर साइट में कौन जो है शामिल नहीं है। तो इसमें जो हो जाएगा अनसुपा झील उड़ीसा यह शामिल नहीं है। बाकी जो है तवा जलाशय मध्य प्रदेश यह शामिल है रामसर में। उसके बाद उधवा झील झारखंड का यह भी शामिल है। उसके बाद सकारा कोटई पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु का यह भी शामिल है। तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो एक है नंजरायन पक्षी अभयारण्य जो कि तमिलनाडु में है। उसके बाद नागी नकटी पक्षी अभयारण्य नकटी पक्षी अभयारण्य यह जमुई बिहार में है। उसके बाद है एक केरेवेटी अभयारण्य जो है यह तमिलनाडु में है। और एक है अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व। याद रखेंगे कि अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व जो है यह कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 है भारत सरकार ने यूरिया आयात को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है। तो भारत सरकार ने यूरिया आयात को समाप्त करने का जो लक्ष्य रखा है यह 2025 तक रखा है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि भारत को टीबी मुक्त बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है। याद रखेंगे कि भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य जो रखा गया है यह भी 2025 रखा गया है। और साथ ही याद रखेंगे सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का जो लक्ष्य है यह भी 2025 है। और पशुओं में फुट और माउथ ब्रुसेलोसिस जो रोग होता है इस पर नियंत्रण जो है यह भी 2025 इसका लक्ष्य रखा गया है। साथ ही याद रखेंगे कि $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य जो है यह 2028 तक रखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 42 66वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 में 4 व्यक्तियों के अलावा किस देश के ग्रामीण चिकित्सकों के समूह को भी पुरस्कृत किया गया है। तो यह किया गया है थाईलैंड के ग्रामीण चिकित्सकों के समूह को। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 जो है इसमें 4 व्यक्ति से ही थाईलैंड के ग्रामीण चिकित्सक आंदोलनकारी जो है समूह को दिया गया है। साथ ही याद रखेंगे यह कर्मा फुंसो को दिया गया है जो कि भूटान की है। उसके बाद एक है फरवीजा फरहान जो इंडोनेशिया की हैं, मियाजाकी हायाओ जो जापान की हैं और एक है न्यूयन थी नगोक फुओंग जो कि वियतनामी डॉक्टर हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 43 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में कुल कितने खेल शामिल थे। तो 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में टोटल 6 खेल जो हैं शामिल थे। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखेंगे कि 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है 2025 यह 2 चरणों में संपन्न हुआ है। पहला जो हुआ है यह लेह लद्दाख में हुआ था और दूसरा जो हुआ है यह गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजन हुआ है। और इसमें जो है
टोटल टीम जो रही थी इसमें टोटल 19 टीम इसमें शामिल थी। और सेना खेलो इंडिया शीतकालीन खेल जो 2025 का चैंपियन बना और सेना ने 18 पदक जीते, जिसमें 7 स्वर्ण 5 रजत और 6 कांस्य थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 44। राफेल फाइटर जेट की मेन बॉडी भारत में कहाँ बनाई जाएगी? तो राफेल फाइटर जेट जो है इसकी मेन बॉडी जो बनाई जाएगी यह बनाई जाएगी हैदराबाद में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखेंगे कि यह पहली बार है जब राफेल फाइटर जेट के फ्यूजलाज फ्रांस के बाहर बनाए जाएंगे। और साथ ही याद रखेंगे कि यह साझेदारी जो है भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल को समर्थन भी देती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 है कि भारत के गृह मंत्रालय ने जनगणना 2027 को कितने चरणों में करवाने का फैसला लिया है? तो यह फैसला लिया गया है दो चरणों में करवाने का। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो जनगणना होगा यह 2027 में किया जाएगा। इस डेट को भी आप लोग याद रखिएगा कि गृह मंत्रालय जो है भारत में जनगणना जो करेगा यह 2027 में करेगा। और इसकी शुरुआत जो की जाएगी 1 अक्टूबर 2026 से इसकी शुरुआत की जाएगी। 1 अक्टूबर 2026 से इसकी शुरुआत होगी और यह किया जाएगा 1 मार्च 2027 तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़ करके दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? तो हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़ करके जो वनवीडिया जो है यह दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वनवीडिया जो है का मार्केट कैपिटल जो लगभग है यह 3.4 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गया है। और माइक्रोसॉफ्ट का जो मार्केट कैपिटल है यह 3.44 ट्रिलियन डॉलर है। साथ ही याद रखेंगे कि एनवीडिया जो है एनवीडिया का जो स्थापना किया गया था, याद रखेंगे कि एनवीडिया का जो स्थापना किया गया है, एनवीडिया का स्थापना 5 अप्रैल 1993 को किया गया था। याद रखेंगे 5 अप्रैल 1993 को एनवीडिया का स्थापना किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है यह कैलिफोर्निया अमेरिका में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 47। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। तो भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का जो अधिकार है यह एक संवैधानिक अधिकार है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 326, याद रखेंगे कि अनुच्छेद 326 जो है इसके द्वारा सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संघ बनाम PUCL वाद जो है 2015 में मतदान के अधिकार को एक विधिक अधिकार माना है। और 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 1988 में भारत में जो वोट देने का अधिकार है इसका एज को घटा करके 21 साल से 18 साल कर दिया गया था। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 48। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है? तो समवर्ती सूची में आपराधिक प्रक्रिया समवर्ती सूची में आती है, बिजली भी है समवर्ती सूची में, उसके बाद पुरातात्विक स्थल जो है यह भी समवर्ती सूची में आती है, उसके बाद है सार्वजनिक व्यवस्था जो कि समवर्ती सूची में नहीं आती है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो वर्तमान में समवर्ती सूची में विषय है, समवर्ती सूची में टोटल 22 विषय हैं, लेकिन मूल संविधान में इसमें टोटल 47 विषय थे। और साथ ही याद रखेंगे कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है 5 विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। वो 5 विषय थे शिक्षा, वन, नापतोल, वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण तथा न्याय का प्रशासन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं? तो यह किया गया मिनर्वा मिल्स वाद। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व जो है एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 50। अशोक मेहता समिति के सिफारिशों में निम्न में से कौन जो है शामिल नहीं था? तो इसमें जो शामिल नहीं था यह किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए, यह शामिल नहीं था। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो अशोक मेहता समिति है, अशोक मेहता समिति का जो गठन किया गया था यह किया गया था
दिसंबर 1977 में। याद रखेंगे, अशोक मेहता समिति का जो गठन किया गया था दिसंबर 1977 में किया गया था, जिसमें 132 सिफारिशें दी और किसी स्तर पर कोई आरक्षण प्रावधान नहीं होना चाहिए, इन सिफारिशों में शामिल नहीं था। और साथ ही याद रखेंगे कि अशोक मेहता समिति जो थी इसके द्वारा 2 स्तरीय पंचायती राज का मॉडल दिया गया था और बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा 3 स्तरीय पंचायत समिति का मॉडल दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 है, संसद सदस्यों की निर्भरता अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय कौन लेता है? तो यह लिया जाता है भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि संसद सदस्यों की निर्भरता या अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय जो लेता है यह भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 है, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? तो लोकसभा में 131 सीट जो है यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि लोकसभा की 545 सीटों में से 84 सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए है। अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें हैं। उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए जो है टोटल 47 सीटें जो है यह अनुसूचित जनजाति के लिए है। तो यह जो ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 131 सीट हो जाएगा। तो टोटल यही जो है 131 सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो सौंपा जा सकता है भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि संविधान का जो अनुच्छेद है 315 का क्लॉज 4 है। याद रखेंगे कि 315 का क्लॉज 4 के तहत राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या असत्य दिया हुआ है? इसमें गलत को चूज करना है। पहला है संविधान का भाग जो 4 है इसमें नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है जो कि सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा ली गई है, यह भी सही है। उसके बाद है नीति निर्देशक तत्व जो है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यह भी सही है। तो इसमें गलत जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इनका मूल उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, यह गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है। नीति निर्देशक तत्व का मूल उद्देश्य होता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना तथा सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, जबकि राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना मूल अधिकार का लक्ष्य है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्यसभा के कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं? तो वर्तमान में जो है राज्यसभा के 8 सदस्य जो हैं यह केंद्र शासित प्रदेशों से चुन करके आते हैं। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि वर्तमान में जो राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें से राज्यों से 225 सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 8 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य जो हैं यह राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य और सामाजिक क्षेत्रों से मनोनीत होते हैं। और साथ ही याद रखेंगे कि राज्यसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या हो सकती है यह अधिकतम संख्या 250 तक ही हो सकती है। और राज्यसभा का जो वर्णन किया गया है यह अनुच्छेद 80 में किया गया है, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 56 कि बिहार में पंचायती निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो बिहार में पंचायती निकायों में महिलाओं को जो 50% आरक्षण दिया गया था यह दिया गया था 2006 ईस्वी में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसा करने वाला जो बिहार है यह पहला राज्य है। और साथ ही याद रखेंगे कि भारतीय संविधान का जो भाग 9 है उसमें अनुच्छेद 243 के ए से लेकर के 243 के ओ तक पंचायतों के प्रावधान का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 57, निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों पर विचार कीजिए। और इसमें नीचे लिखा हुआ है इन परिसंपत्तियों का तरलता के घटते क्रम में सही अनुक्रम को बताना है। तो तरलता के घटते क्रम में सबसे ज़्यादा तो तरल हो जाएगा पहले आ जाएगा, तो सबसे पहले आ जाएगा करेंसी, लिक्विड, सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होता है इसका, तो पहले जो हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। उसके बाद बैंकों के पास जमा जो होता है यह 2 नंबर पे हो जाएगा, तो पहले ये 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा
और फिर उसके बाद जो हो जाएगा यह हो जाएगा बैंकों के पास बचत जमा हो जाएगा, तो ये 3 नंबर हो जाएगा। और उसके बाद जो हो जाएगा 4 नंबर पे बैंकों के पास सावधि जमा हो जाएगा। तो इसका लिक्विडिटी के आधार पर जो हो जाएगा हमारा तरलता के घटता क्रम जो हो जाएगा, पहले हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 1 पे हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 हो जाएगा, 4 के बाद 1 जो है ऑप्शन एक ही ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना जो है, इसे समिति मतलब कुछ महत्वपूर्ण समिति है। सॉरी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगले क्वेश्चन का मैं कुछ बोल दिया था। अगला क्वेश्चन है, यह समिति किससे संबंधित है? भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो जो भंडारी समिति है यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि एक है स्वामीनाथन समिति। तो स्वामीनाथन समिति जो है यह कृषि क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। और एक है रेखा समिति। तो रेखा समिति जो है यह अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। और एक है राजा चलैया समिति। तो राजा चलैया समिति जो है यह कर सुधार से संबंधित है। और एक है गायपुरिया समिति। याद रखेंगे, तो जो गायपुरिया समिति का संबंध है यह बैंक सेवा सुधार से संबंधित है। और एक है खुसरो समिति। खुसरो समिति जो है कृषि साख से संबंधित है। और भंडारी समिति जो है यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। और एक है मल्होत्रा समिति। याद रखेंगे, मल्होत्रा समिति जो है यह बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। और एक है सरकारिया समिति। तो सरकारिया समिति जो है यह केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। और एक है जानकी रमन समिति। जानकी रमन समिति जो है यह प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है। इतने समिति को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था? तो भारत में जेंडर बजटिंग का जो शुरुआत किया गया था यह केंद्रीय बजट 2005-6 में किया गया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जेंडर बजटिंग का मतलब होता है कि किसी देश के बजट में लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तिकरण के साथ साथ बालिकाओं के कल्याण के लिए संसाधनों का कुशल आवंटन। तो वर्ष 2006 से जो है भारत ने वित्तीय बजट में जेंडर उत्तरदायी बजट जो है जीआरबी, जेंडर रेस्पॉन्सिव बजटिंग को शामिल किया था। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 60 नंबर क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति क्या है? तो मौद्रिक नीति जो है यह राजकोषीय नीति के पूरक होती है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, मौद्रिक नीति जो है यह राजकोषीय नीति की पूरक होती है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 61, निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति का कारक हो सकता है? तो यह हो जाएगा बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि बजट घाटे के वित्त पोषण के लिए नई मुद्रा का सृजन जो है यह मुद्रास्फीति की वृद्धि हेतु सर्वाधिक प्रभावी कारक होता है, क्योंकि यह बाजार में अधिक मुद्रा आपूर्ति लाता है, जबकि वस्तुओं की आपूर्ति की मात्रा पूर्ववत बनी रहती है, जिससे अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 62। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद जो है जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है? तो जीडीपी गणना करने की जो विधि नहीं है यह हो जाएगा हास्यमान लागत विधि। याद रखेंगे, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जीडीपी गणना करने की विधि में शामिल है उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि, लेकिन ऑप्शन जो बी हो जाएगा यह शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 63 है, 1 कूलम्ब पर सेकेंड का मतलब क्या होता है? तो 1 कूलम्ब पर सेकेंड का जो मतलब होता है यह होता है 1 एम्पियर। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि 1 वाट जो होता है यह 1 जूल पर सेकेंड होता है। 1 ओम जो होता है यह 1 वोल्ट पर एम्पियर होता है। और 1 वाट जो होता है यह 1 जूल पर सेकेंड, ये तो बता ही दिया था मैं। 1 एम्पियर जो होता है 1 कूलम्ब पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 64। 64 है, निम्न में से कौन सा ग्राफ जो है एक समान त्वरण दर्शाता है? तो एक समान त्वरण जो दर्शाता है यह ऑप्शन जो ये हो जाएगा ऑप्शन ए दर्शाता है। यह एक समान वेग को दर्शाता है, यह एक समान त्वरण है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 65, ऊर्जा का एसआई मात्रक है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। याद रखेंगे कि ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि काम का भी जो कार्य होता है इसका जो एसआई मात्रक होता है यह भी जूल होता है। और कार्य एवं ऊर्जा का सीजीएस मात्रक जो होता है यह होता है अर्घ। 1 जूल जो होता है 1 जूल में 10 के पावर 7 अर्घ होता है। याद रखेंगे कि 1 जूल में 10 के पावर 7 अर्घ होता है। और वाट जो है
यह शक्ति का ऐसा ही मात्रक है और न्यूटन जो होता है यह बल का ऐसा ही मात्रक होता है। याद रखेंगे कि वाट जो होता है यह शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है और न्यूटन जो होता है न्यूटन बल का ऐसा ही मात्रक होता है और बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 66। वृत्तीय कक्षा में गतिमान उपग्रह की कुल ऊर्जा होती है। तो वृत्तीय कक्षा में गतिमान ग्रह की कुल ऊर्जा जो होती है यह उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा की आधी होती है। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है। तो तैराक को नदी के मुकाबले जो है समुद्री पानी में तैरना आसान लगता है क्योंकि समुद्री पानी का जो घनत्व होता है यह साधारण पानी से ज़्यादा होता है। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 68। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि जो है किससे बढ़ती है। तो रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि जो है यह आयाम बढ़ने के साथ ही बढ़ती है। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखेंगे कि एक होता है लघु रेडियो तरंग जिसका खोज जो किया गया था हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 69। थिएटर में 3D फिल्में देखते समय हमें विशेष चश्मे पहनने होते हैं क्योंकि चश्मे हमारी बाईं और दाईं आंखों को विभिन्न छवियों को देखने की अनुमति देते हैं। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और थिएटर में 3D फिल्में देखते समय हमें विशेष चश्मा पहनना होता है क्योंकि जो दोनों आंखें होती है हमारी अलग अलग छवियों को देखने की अनुमति देती है और 3D चश्मा जो है यह ध्रुवित कांच का बना होता है। साथ ही याद रखेंगे कि एडविन लैंड है, एडविन लैंड ने सबसे पहले पोलराइज्ड प्लास्टिक शीट का निर्माण किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 70। क्वेश्चन नंबर 70 है H5P3O10 में P का ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो H5O3 और P3O10 में P का जो ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा यह हो जाएगा +5। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दिया हुआ है H5 उसके बाद P3 और O10 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का मतलब एक होता है तो ये हो जाएगा 5 × 1 हो जाएगा। उसके बाद P हो जाएगा, P का हो जाएगा 3x हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा ऑक्सीजन का हो जाएगा यह 10 हो जाएगा, 10 - 2 हो जाएगा = 0 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस डाल देंगे तो हो जाएगा 5 + 3x प्लस प्लस नहीं है तो -20 हो जाएगा, -20 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू आ जाएगा x = 15/3। यह प्लस में आएगा तो +5 हो जाएगा। ऑक्सीकरण जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे ऑक्सीकरण जो होता है एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक परमाणु या यौगिक अपने इलेक्ट्रॉन को खो देते हैं और एक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है जैसे ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 71। निम्नलिखित में कौन जो है टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। तो टिंडल प्रभाव को जो दर्शाता है इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा ऑप्शन डी दूध हो जाएगा। याद रखेंगे और टिंडल जो है यह पायस कोलाइडी विलयन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72 है कि आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में होते हैं। तो आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में 7 क्षैतिज तथा 18 खड़ी पंक्तियाँ होती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 73। क्वेश्चन नंबर 73 है धातु क्रम एक प्रक्रिया है। तो धातु क्रम जो है एक प्रक्रिया है, यह अयस्क से धातु के निष्कर्षण की प्रक्रिया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि धातु कर्म जो है एक प्रक्रिया है जिसमें अयस्क से धातु का निष्कर्षण होता है। और एक होता है भर्जन, भर्जन नहीं, ये भंजन होता है। भंजन यानी रोस्टिंग होता है। रोस्टिंग जो होता है सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक गर्म करने पर धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 74। इसमें मिलान करना है। सूची 1 और 2 दी हुई है। पहले है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस जो हो जाएगा यह हो जाएगा मीथेन, तो ये CH4 हो जाएगा। उसके बाद हास्य गैस यह हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O हो जाएगा, तो इसका मिलान जो हो जाएगा यह 2 हो जाएगा। उसके बाद होता है एक शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ जो हो जाएगा यह हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, यह हो जाएगा CO2। और अमोनिया जो होता है इसका हो जाएगा NH3 हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 75 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा है। प्रोटोप्लाज्म जो शब्द गढ़ा गया है यह जॉन
इवेंजेलिस्टा पुरकिंजे के द्वारा गढ़ा गया है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि प्रोटोप्लाज्म शब्द जो है यह जॉन इवेंजेलिस्ट पुरकिंजे के द्वारा गढ़ा गया है और कोशिका के अंदर के संपूर्ण पदार्थ को जीव द्रव कहते हैं, यह भी याद रखेंगे। साथ ही याद रखेंगे कि कोशिका का जो खोज किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे कोशिका का जो खोज किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। और साथ ही याद रखेंगे कि जीजी मेंडल जो है यह आनुवंशिकता के जनक हैं। और साथ ही याद रखेंगे एक गुणसूत्रों का जो खोज किया गया था यह किया गया था वाल्डियर के द्वारा। और जीन शब्द के जो प्रतिपादक हैं यह हो जाएंगे जोहानसन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ऊतक है जो पौधों में उनकी जड़ों से पत्तियों तक जल पहुंचाता है? तो हो जाएगा जाइलम। याद रखेंगे कि जो जाइलम होता है यह पौधों में उनकी जड़ों से पत्तियों तक जल पहुंचाता है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम के द्वारा जो है यह फूड पहुंचाया जाता है अलग अलग पार्ट में। और एक होता है पैरेन्काइमा। जो पैरेन्काइमा होता है एक प्रकार का सरल अस्थायी ऊतक होता है जो पौधों में आधार ऊतकों का एक बड़ा हिस्सा बनाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 77 है, यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग जो है AB हो तो उनके बच्चों के संभावित रुधिर वर्ग होंगे। यानी अगर मेल और फीमेल जो होंगे और दोनों का जो है ब्लड ग्रुप AB होगा तो उनके बच्चों का जो संभावित ब्लड ग्रुप होगा यह हो जाएगा या तो A होगा या B होगा या AB होगा, या तीनों हो सकता है। तो A, B और AB, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 78, प्रमस्तिष्क के विषय में कौन सा विकल्प जो है असत्य है यानी गलत दिया हुआ है? पहला है यह अग्र, ऊपरी एवं पार्श्व मस्तिष्क बनाता है जो कि सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है इसके 3 भाग होते हैं, 2 पार्श्व अर्धगोलार्ध एवं 1 केंद्रीय वर्मिक्स, जो कि गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रमस्तिष्क जो होते हैं इसके 3 भाग होते हैं, 2 पार्श्व अर्धगोलार्ध एवं 1 केंद्रीय वर्मिक्स प्रमस्तिष्क के विषय में असत्य विकल्प है। और साथ ही याद रखेंगे कि जो अग्र मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क कुल मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है और ये 2 भागों में बना होता है, सेरिब्रम और एक होता है डाइएन्सीफेलॉन। याद रखेंगे जो सेरिबेलम होता है यह 2 गोलार्धों का बना होता है जिसे हम लोग सेरिबेलम अर्धगोलार्ध कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 79 नंबर क्वेश्चन है कि मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा जो है मानव के रक्त से भ्रूण को पोषण करने में मदद करता है? ये हो जाएगा गर्भनाल। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि मानव प्रजनन प्रणाली का गर्भनाल जो है प्लेसेंटा बोलते हैं जिसको हम लोग, या माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है। और निषेचन के लगभग 10 सप्ताह तक के विकसित युग्मनज को भ्रूण तथा युग्मनज में होने वाले विभिन्न क्रमिक परिवर्तनों को भ्रूणीय विकास कहा जाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, इनमें कौन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? तो कैंसर के उपचार में जो प्रयोग होता है यह होता है HGH होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। HGH का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। यह थेरेपी का प्रयोग जो है कैंसर के उपचार में किया जाता है और हार्मोन थेरेपी कैंसर के विकास को धीमा करता है और साथ ही रोकता भी है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाप की कोटि क्या है शुष्क अवस्था में? तो मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाप की जो कोटि हो जाएगी यह हो जाएगी 10 के पावर 6 ओम हो जाएगी। ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथ ही याद रखेंगे कि विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है और विद्युत प्रतिरोध का प्रतिलोमीय मात्रा जो होता है विद्युत चालकता होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 82, वायरस जो होता है वायरस होते हैं तो वायरस जो होते हैं यह असेलुलर यानी अकोशिकीय होते हैं। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है? तो भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी जो है यह है INS चक्र। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि INS चक्र जो है यह 1988 में बनाई गई थी और भारत की प्रथम स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी जो हो जाएगी वह हो जाएगी INS अरिहंत। याद रखेंगे। और एक है अप्सरा, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो हो जाएगा उसका नाम अप्सरा है। और एक है भारत का प्रथम पनडुब्बी उसका नाम है INS कलवरी। याद रखेंगे भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी जो हो जाएगा यह हो जाएगा INS कलवरी। साथ ही याद रखेंगे कि नाभिकीय परमाणु वह पनडुब्बी है जिसको चलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा उस पर लगे एक नाभिकीय रिएक्टर से मिलती है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 84, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है यह
कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे केंद्रीय आलू शोध संस्थान जो कि शिमला में है, वैसे ही है केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान जो कि कोयम्बटूर में है, और एक है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो लखनऊ में है, और एक है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो नई दिल्ली में है, और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है यह लखनऊ में स्थित है। इतनी बातों को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है राजज्ञ शब्द में कौन सा समास है? तो राजज्ञ शब्द में जो है तत्पुरुष समास है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे समास जो होता है या जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसी को हम लोग समास बोलते हैं। और समास जो होता है यह 6 प्रकार का होता है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 86। किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द जो है युग्म दिए हुए हैं? तो इसमें हो जाएगा सर, वन और सर, तालाब। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह कुल जो है, कुल का मतलब होता है यह किनारा नहीं, यह होता है वंश। याद रखेंगे इस कुल का मतलब जो है वंश होता है, और इस कुल का मतलब जो होता है यह होता है किनारा, जो कि गलत दिया हुआ था। उसके बाद है अनल। अनल का मतलब जो होता है यह होता है अग्नि, और अनिल का मतलब जो है, अनिल का मतलब होता है हवा, यह भी उल्टा दिया हुआ है। उसके बाद दैव जो दिया हुआ है, दैव का मतलब होता है भाग्य, और देव का मतलब होता है देवता, यह भी उल्टा दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो सर दिया हुआ है, सर का मतलब वान होता है, और इस सर का मतलब तालाब होता है। तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी में जो है इसका युग्म जो है सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। यहाँ पे एंटोनिम चूज करना है एस्पेरिटी। एस्पेरिटी का जो एंटोनिम हो जाएगा यह हो जाएगा सिविलिटी। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 88। इनमें से कौन सी संधि गलत दी हुई है? तो यह हो जाएगा न प्लस यन, जो नयन है यह संधि जो है गलत दी हुई है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह जो हो जाएगा यह हो जाएगा ने प्लस अन, यह हो जाएगा नयन। बाकी जो है प्रत्युपकार हो जाएगा, अतः जो पतन, अतः पतन हो जाएगा, और सदा जो एवं मतलब सदैव हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन बी जो है गलत दिया हुआ था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पहला क्वेश्चन है कि वॉइस पैसिव वॉइस है ही हेल्प्स हिज फ्रेंड। ही हेल्प्स हिज फ्रेंड जो है एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा हिज फ्रेंड इज हेल्प्ड बाई हिम। हिज फ्रेंड इज हेल्प्ड बाई हिम। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 90 नंबर। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, और यह दिवस जो है पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? तो याद रखेंगे कि प्रवासी भारतीय दिवस जो है यह 9 जनवरी को मनाया जाता है, और यह दिवस जो है पहली बार 2003 ईस्वी में मनाया गया था। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि यह भारत सरकार के साथ प्रवासी भारतीय समुदाय के जुड़ाव को मजबूत करने और उन्हें अपनी जड़ों से फिर से जोड़ने के लिए मनाया जाता है। और साथ ही याद रखेंगे कि 9 जनवरी जो है 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसलिए यह मनाया जाता है, और पहली बार 2003 में मनाया गया था। जनवरी की कुछ इंपॉर्टेंट तिथि हम लोग याद रखेंगे। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाते हैं। 4 जनवरी जो है उस दिन विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। 6 जनवरी को युद्ध अनाथों का विश्व दिवस मनाते हैं। 8 जनवरी को पृथ्वी का घूर्णन दिवस मनाते हैं। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि मनाते हैं। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। 15 जनवरी को राष्ट्रीय सेना दिवस मनाते हैं। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाते हैं, उसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और साथ ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस में मनाते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस में मनाते हैं। और 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती मनाते हैं। और 30 जनवरी जो है इस दिन शहीद दिवस या विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस या जनवरी का अंतिम रविवार होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 91 नंबर है निम्नलिखित में से कौन द मैन हु मेड हिस्ट्री नीरज चोपड़ा पुस्तक के लेखक हैं? तो दिया हुआ है द मैन हु मेड हिस्ट्री नीरज चोपड़ा पुस्तक के जो लेखक हैं यह है नॉरिस प्रीतम। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बुक है, उसके राइटर का नाम याद रखना है, जैसे पब्लिक सर्विस एथिक्स, ये प्रभात कुमार के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद है एक है कुकिंग टू सेव योर लाइफ,
अभिजीत बनर्जी का बुक है। और एक है द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। तो द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा जो है यह लिखी गई है तुहिन ए सिन्हा और अंकित वर्मा के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 92। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। तो निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो हो जाएगा ऑप्शन सी वीणा हो जाएगा। याद रखेंगे दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से मंदिर की मूर्तियां एक प्रकार की वीणा बजाते हुए दिखाई गई है। और सरस्वती जो है वीणा प्रमुख कर्नाटक संगीत है। और रुद्र वीणा यह हिंदुस्तानी संगीत में सबसे अधिक बजाई जाने वाली वीणा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 93। 93 नंबर क्वेश्चन है कि असम में किस मंदिर के परिसर में अम्बुबाची मेला आयोजित किया जाता है। तो अम्बुबाची मेला जो होता है यह कामाख्या मंदिर के परिसर में होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो कामाख्या मंदिर है यह गुवाहाटी में स्थित है। और यह मेला मानसून के मौसम में आमतौर पर जून या जुलाई में महीने में मनाया जाता है। और यह देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म को चिन्हित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 94। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मुआत्सु महोत्सव मनाया जाता है। तो जो मुआत्सु महोत्सव मनाया जाता है यह मनाया जाता है नागालैंड में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नागालैंड में पाई जाती है एक एओ जनजाति। याद रखेंगे एओ जनजाति जो है इसके द्वारा मुआत्सु महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। और यह महोत्सव जो है खेतों में बुआई के बाद मनाया जाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन मैथ है, आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। मैं इसका सॉल्यूशन डाल दूंगा। 95 जो है 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 7 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96 है। 96 का जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है 97 नंबर क्वेश्चन है। 97 देखते हैं। 97 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 565 हो जाएगा। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन है। 98 नंबर का जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है 99 का जो आंसर हो जाएगा यह ऑप्शन बी हो जाएगा 8 हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा यह ऑप्शन सी हो जाएगा 1386 हो जाएगा।